हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसको हम हिंदी में निर्वाचन खंड भी बोलते हैं। सेक्शन 3 है ये इंडियन एविडेंस एक्ट का। इसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग बताया गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जब वो वर्ड यूज होंगे तो उनको किस तरह से इंटरप्रिएट करना है, किस तरह से उनका सेंस यूज करना है हमें इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब बात करते हैं कि कौन कौन से टर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 3 में ये सब टर्म्स हैं: कोर्ट, फैक्ट, रिलेवेंट, फैक्ट इन इशू, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, प्रूव, डिसप्रूव, नॉट प्रूव, इंडिया। ये सब टर्म्स हैं जो आज हम समझेंगे कि किस तरह से जब इंडियन एविडेंस एक्ट में ये वर्ड्स रिपीट होंगे सेक्शंस के बीच में तो क्या उनका सेंस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले कोर्ट के साथ। कोर्ट में क्या क्या इंक्लूड है, तो देखिए, अगर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे, जो स्टार्टिंग के सभी एक्ट में कुछ सेक्शंस होते हैं जहां से 100% प्री में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो अगर कोर्ट वर्ड इंडियन एविडेंस एक्ट में हम यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब है वो सबको इंक्लूड कर रहा है। देखिए, अगर हम कोर्ट की बात करें तो हमारे अंदर एक इमेज क्रिएट होती है एक बिल्डिंग की, जहां पर जो है जज बैठे हों, मजिस्ट्रेट बैठे हों, इस तरह का एक इमेज क्रिएट होती है हमारी माइंड में। लेकिन कोर्ट क्या है? एक बिल्डिंग नहीं है। कोर्ट में यहाँ पर इंक्लूड किया गया है जज, मजिस्ट्रेट। कौन कौन है? जज एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। तो आर्बिट्रेटर्स मतलब जो मध्यस्थ हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है कोर्ट में, क्योंकि ये कोर्ट का पार्ट नहीं है। इसके लिए अलग से आप लोगों को पता भी होगा, अलग से ऑफिसेज बनाए जाते हैं, आर्बिट्रेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं। तो कोर्ट में सिर्फ जज, मजिस्ट्रेट और लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट की बात कर रहा है, ये कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट हो सकता है जिसको लीगली ऑथराइज किया गया है एविडेंस लेने के लिए। तो इसमें ध्यान रखना है कि कौन कौन इसमें आ रहा है। आपको अगर क्वेश्चन आए तो आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, फैक्ट, तथ्य। तो तथ्य का क्या मतलब है और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, ये डिस्कस करते हैं। तो कोई भी चीज, एनीथिंग, या फिर किसी भी वस्तु की अवस्था की बात कर रहा है, या फिर उसका क्या संबंध, क्या रिलेशन हो सकता है, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। कोई भी सोचा क्या जा रहा है सेंस से, हमारी किस तरह से कैपेबल है उस चीज को परसीव करने के लिए, वो फैक्ट है। फिर सेकंड है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। किसी भी पर्सन की मानसिक दशा को फैक्ट कहा जा सकता है जिसका उस व्यक्ति को पता हो, मान हो, वो फैक्ट है। रीड कर लेते हैं। फैक्ट मीन एंड इंक्लूड एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। सेकंड, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। अब इसको इलिस्ट्रेशन से समझते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। तो पहला इलिस्ट्रेशन कह रहा है that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सामान है, अगर उसे किसी जगह पर अरेंज कर दिया है, एक सीक्वेंस में लगा दिया गया है, तो वो फैक्ट कहलाएगा। अब आप अगर बात करें अपने रूम की, आपको पता है कि आपके रूम में ड्रेसिंग कहाँ है, आपको पता है बेड कहाँ है, आपको पता है अलमीरा कहाँ है, तो आपने उसको अरेंज जिस तरह से किया हुआ है सामान को, तो वो फैक्ट है। अगर उसको वहां से हिलाया जाता है तो फिर ये बात जो है, फिर क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि ये फैक्ट है कि ये सामान यहां पर था लेकिन अब नहीं है। फिर है डेट अ मैन हर्ड और से समथिंग इज अ फैक्ट। अगर कोई भी आदमी कुछ सुनता है या फिर कुछ देखता है तो वो भी तथ्य है। अब आपने देखा कि रोड पर जब आप जा रहे थे तो कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो वो एक्सीडेंट हुआ था ना, तो इसका मतलब वो फैक्ट है। फिर आपने नेक्स्ट डे न्यूज में सुना कि वहां पर जो है किसी का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो भी आपने सुना है, वो भी फैक्ट है। फिर सी कह रहा है डेट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड इज अ फैक्ट। अब कोई आदमी कुछ बात कहता है, मैं आपको कुछ बात कहती हूं, तो वो भी तो फैक्ट ही होगा ना, वो भी तथ्य में इंक्लूड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, रेलेवेंट यानी कि सुसंगत।
अब कोई भी तथ्य जो है अगर किसी भी फैक्ट से कनेक्ट करता है तो उसको सुसंगत कहा जाएगा, उसको रिलेवेंट कहा जाएगा। अगर एक जो है दूसरे से सुसंगत करता है, वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर in any of the way refers to in the provision of this act relating to the relevancy of fact। अब जब हम relevancy of fact पढ़ेंगे तो वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 से 55 तक और चैप्टर नंबर 2 है। तो उसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से कोई भी फैक्ट जो है वो किस तरह कनेक्ट हो सकता है किसी दूसरे फैक्ट से। तो वो हम वहां पर रीड करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट इन इशू यानी कि विवादित तथ्य। अब विवादित तथ्य क्या होता है? यह है रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े की जड़ क्या है, किस वजह से मैटर अराइज हुआ है, उसको फैक्ट इन इशू बोलते हैं। ये दोनों केस में होता है, ये सिविल में भी होता है, ये क्रिमिनल में भी होता है। तो अब जो एग्जाम्पल की अगर बात करें, अब एक लैंड है, एक जगह है जिसकी वजह से कोर्ट में मैटर है, जिसकी वजह से झगड़ा है, तो वहां पर रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है, इशू यानी का वो मुद्दा क्या है, वो जो है वो पीस ऑफ लैंड है जिसकी वजह से सिविल केस बना है, उसका क्या नेचर, क्या लायबिलिटी, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, जो भी बातें उससे कनेक्ट है वो सारी फैक्ट इन इशू हो जाएगी। फिर क्रिमिनल केस की बात करें तो एक व्यक्ति है जिसने ए का मर्डर किया है। अब उसने किस तरह से ए को मारा है, क्यों उसने ए को मारा है, कहां उसने ए को मारा है, तो वो सारे फैक्ट इन इशू हो जाएंगे। यानी कि वो जो विवादित तथ्य है, विवाद है, उससे रिलेटेड जो भी तथ्य होंगे वो फैक्ट इन इशू कहलाएंगे। द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड any fact from which either by itself or in connection with other fact the existence, non-existence, nature and extent of any right or liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि फैक्ट इन इशू क्या है। अब इसको एग्जाम्पल्स से देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। इलिस्ट्रेशन, ए इज एक्यूज ऑफ अ मर्डर ऑफ बी। ए जो है वो एक्यूज्ड है और उसने बी का मर्डर किया है। अब ट्रायल के टाइम क्या क्या फैक्ट इन इशू रहेंगे वो समझते हैं। पहला है डेट ए कॉज बीज डेथ, क्या ए ने बी की डेथ की है। फिर सेकंड कह रहा है डेट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, क्या ए की इंटेंशन थी बी को मारने के लिए, हो सकता है एक्सीडेंटली उससे डेथ हो गई हो। फिर डेट ए हैड रिसीव ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, हो सकता है बी ने उसको प्रोवोक किया हो मारने के लिए, हो सकता है बी ने कुछ ऐसा कहा हो कि ए ने उसको एकदम से अटैक किया और बी मर गया हो। फिर है डेट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट एक्ट विच कॉज बीज डेथ वॉज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और माइंड इनकैपेबल, हो सकता है ए ने जिस टाइम बी को मारा हो वो अनसाउंड माइंड हो, वो अपना जो कार्य है उसकी प्रकृति को जानने के लिए कैपेबल ही नहीं हो। तो ये सब फैक्ट्स देखे जाएंगे जब ए का ट्रायल चलेगा कोर्ट में बी के मर्डर के लिए। तो ये सब फैक्ट इन इशू हो गए हैं, जो इशू है उससे रिलेटेड फैक्ट को देखा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। अब दस्तावेज क्या होगा? किसी भी पेपर, किसी भी स्टोन, किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर लेटर से या कुछ फिगर बना के या कुछ निशान, कुछ मार्क बनाकर कुछ ऐसा लिख दिया गया है जिसका पर्पस है कि वो रिकॉर्ड हो गया है, रिकॉर्ड के लिए। अब पहले क्या होता था कि दूध वाले की बात करते हैं कि जो कोई दूध वाले होते थे वो एजुकेटेड नहीं थे। अब तो पढ़े लिखे लोग हैं तो बहुत अच्छा है, वो लोग अपना मेंटेन करते हैं डायरी। तो वो दीवार पर या जो लेके आते थे ना बिल, उस पे लाइंस बना के लाते थे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, तो इस तरह से लाइंस होती थी। तो इसका मतलब वो भी डॉक्यूमेंट्स है और वहां उन्होंने मार्क किया हुआ है, लिखा नहीं हुआ है कि 1 दिन 2 दिन कितने दिन दूध आया है, वो उन्होंने मार्क कर दिया है। तो कोई भी ऐसी चीज जिस पर कुछ लिखकर, कुछ फिगर्स बनाकर, कुछ मार्क बनाकर प्रिजर्व कर दिया गया है, रिकॉर्ड कर दिया गया है किसी मैटर को, तो वो डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट मीन एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और प्रिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन ऑफ लेटर, फिगर और मार्क और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन, या तो एक या एक से ज्यादा,
intended to be used or which may be used for the purpose of recording the matter, उसको उपयोग लाए जाने के लिए कि वो जो अभिलेख है उसको एज अ डॉक्यूमेंट ट्रीट किया जा सके। इलिस्ट्रेशन कह रहा है अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, कुछ भी लिखा हुआ, कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ, एक न्यूज़पेपर भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कहीं पे आपने डायरी में कुछ लिखा है वो भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। वर्ड प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड एंड फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट, कोई भी अगर वर्ड है उसको फोटोग्राफ, उसको फोटो चित्र बनाया गया है तो वो भी डॉक्यूमेंट है। मैप हो गया, मैप भी डॉक्यूमेंट है। इंस्क्राइब ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन, आप लोगों के घर में पहले होता था, मतलब अब तो लोग इतना नहीं करते हैं, कहीं प्लेट पर, कहीं किसी बर्तन पर कुछ नाम लिखवा देते थे, तो वो मेटल प्लेट या कोई भी स्टोन हो गया तो वो भी डॉक्यूमेंट है। फिर सेरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कहीं पे भी अगर कुछ भी हम लिख देते हैं या फिगर बना देते हैं, मार्क बना देते हैं या इनमें से एक से ज्यादा कुछ भी हम कहीं पे लिखते हैं तो वो डॉक्यूमेंट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। एविडेंस क्या होता है, साक्ष्य क्या होता है, तो एविडेंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो पता होना बहुत जरूरी है कि एविडेंस क्या है। एविडेंस पूरी बुक में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि एविडेंस कहाँ डिफाइन है तो भैया डिफाइन कहीं नहीं है, सिर्फ बताया गया है कि एविडेंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं, ये बताया गया है। तो पहला पॉइंट कह रहे हैं ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट or required to be made before it by witnesses in relation to the matter of fact under inquiry, such statement are called oral evidence। तो कोई विटनेस है, वो विटनेस कोर्ट में क्या स्टेटमेंट देता है, कोर्ट उसको क्या परमिट करता है, कोर्ट क्या परमिट करता है वहां पर विटनेस देने के लिए, जो मैटर है उससे रिलेटेड, जो इंक्वायरी उससे चल रही है उससे रिलेटेड, तो ऐसी सभी स्टेटमेंट को ओरल एविडेंस माना जाएगा। तो क्या है ओरल एविडेंस? ये कह रहा है कि ओरल एविडेंस कोई भी कथन, कोई भी स्टेटमेंट जो कोर्ट परमिट करता है, जो एक विटनेस को कोर्ट के सामने बताना है, रिक्वायर है कोर्ट के लिए, जो मैटर ऑफ फैक्ट है अंडर इंक्वायरी, सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। ऐसी स्टेटमेंट को ओरल एविडेंस कहा जाए। सेकंड कह रहा है कि अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया है इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो सारे डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी इंक्लूड कर लिया गया है जो कोर्ट के सामने निरीक्षण करने के लिए लाया गया है, प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो एविडेंस में दो चीज बताई है कि ओरल एविडेंस क्या है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। यहां पे डिफाइन नहीं किया गया है कि साक्ष्य या फिर एविडेंस क्या है। प्रूव्ड यानी कि साबित। अब साबित किसको कहेंगे? कोई भी तथ्य, कोई भी फैक्ट तभी साबित होगा जब यह मान लिया जाएगा, यह विश्वास कर लिया जाएगा कि वो फैक्ट, वो तथ्य जो है उसका अस्तित्व है, वो उसका कोई एग्जिस्टेंस है। या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टेंस है, जो फैक्ट है, इतना प्रोबेबल है, इतना अति संभाव्य है कि यह समझा जा सकता है कि किसी आदमी ने उन परिस्थितियों में कोई कार्य किया है, तो यह प्रूव्ड होता है। तो क्या है प्रूफ? जब कोई मैटर, जब कोई फैक्ट को बिलीव कर लिया गया है कि उसका अस्तित्व है, यह विश्वास कर लिया गया है कि वो एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात, या फिर जो फैक्ट है उसका जो अस्तित्व है वो इतना अधिसंभाव्य है, इतना प्रोबेबल है कि उन परिस्थितियों में जो भी सर्कमस्टेंसेस रहे हो उसमें उस व्यक्ति ने उसके अनुसार कार्य किया हो, और वो भी क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। रीड कर लेते हैं। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव, अब कोर्ट ने बिलीव कर लिया है, it to exist or consider its existence so probable
that prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon supposition that it exists। तो ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट हम चलते हैं डिसप्रूव। फैक्ट इन इशू यानी कि विवादित तथ्य। अब विवादित तथ्य क्या होता है? यह है रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े की जड़ क्या है, किस वजह से मैटर अराइज हुआ है, उसको फैक्ट इन इशू बोलते हैं। ये दोनों केस में होता है, ये सिविल में भी होता है, ये क्रिमिनल में भी होता है। तो अब जो एग्जाम्पल की अगर बात करें, अब एक लैंड है, एक जगह है जिसकी वजह से कोर्ट में मैटर है, जिसकी वजह से झगड़ा है, तो वहां पर रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है, इशू यानी का वो मुद्दा क्या है, वो जो है वो पीस ऑफ लैंड है जिसकी वजह से सिविल केस बना है। अब उसका क्या नेचर, क्या लायबिलिटी, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, जो भी बातें उससे कनेक्ट है वो सारी फैक्ट इन इशू हो जाएगी। फिर क्रिमिनल केस की बात करें तो एक व्यक्ति है जिसने ए का मर्डर किया है। अब उसने किस तरह से ए को मारा है, क्यों उसने ए को मारा है, कहां उसने ए को मारा है, तो वो सारे फैक्ट इन इशू हो जाएंगे। यानी कि वो जो विवादित तथ्य है, विवाद है, उससे रिलेटेड जो भी तथ्य होंगे वो फैक्ट इन इशू कहलाएंगे। द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड any fact from which either by itself or in connection with other fact the existence, non-existence, nature and extent of any right or liability or disability asserted or denied not proved। तो not prove है जब कोई फैक्ट ना तो वो प्रूव हुआ है और ना ही वो डिसप्रूव हुआ है, तो वो नॉट प्रूफ कहलाता है। द फैक्ट इज सेट नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड, ना उसको प्रूव किया गया है, ना ही साबित किया गया है, और ना तो उसको ना साबित किया गया है, तो इसलिए वो साबित नहीं हुआ है, तो वो नॉट प्रूव हो जाएगा। इंडिया यानी कि अपना प्यारा भारत, तो पहले भारत में जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड नहीं था, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर हैप्पीली इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो जहां तक भी इंडिया की टेरिटरी है वो सब इंडिया कहलाता है। और यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, ये जो गिवन वर्ड्स हैं द एक्सप्रेशन के नीचे, ये सभी वर्ड्स जो हैं इनका मीनिंग सेम असाइन होगा जैसे कि आईटी एक्ट 2000 में गिवन है। तो कौन कौन से वर्ड है एक बार मैं रीड कर देती हूँ तो आप लोगों को पता लग जाएगा। सर्टिफाइंग ऑथोरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, सब्सक्राइबर, ये सभी आईटी एक्ट 2000 में से इनका मीनिंग असाइन किया जाएगा अगर हम इन वर्ड्स को इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं भी पढ़ते हैं। तो ये आपको जगह जगह इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शंस में लिखा हुआ मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पूरा इंटरप्रिटेशन क्लॉज इंडियन एविडेंस एक्ट का अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आपके फ्रेंड्स जो लोग जुडिशरी एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो लोग भी वीडियो से बेनिफिट उठा सकें, और जो लोग एलएलबी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एट लास्ट अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।